अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वही हमारे पास एक और ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। और उसके अलावा इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रीक ज़बान के अंदर हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो हाइपोफाइसिस दरअसल इसी पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है, लेकिन कौन सी ज़बान के अंदर? ग्रीक ज़बान के अंदर। लेकिन इसे मोस्ट कॉमनली हाइपोफाइसिस की बजाय पिट्यूटरी ग्लैंड से ही जाना जाता है। इसकी साइज़ की बात करें तो ये कितना होगा? ये पी साइज्ड ग्लैंड होता है। पी साइज़ का मतलब ये होगा कि मटर के दाने की जितना ग्लैंड होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है दैट डेंगल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर, हाइपोथैलेमस में से ये लटक रहा होता है। डेंगल्स का मतलब होता है लटकना। हाइपोथैलेमस के नीचे ये लटक रहा होता है। एनाटॉमिकली एक स्टॉक जुड़ी हुई होती है जिसके साथ में ये लटक रहा होता है। अगर हम पिछली तस्वीर में देखेंगे तो वहाँ से आपको ये नज़र आ जाएगा कि हमारे पास एक हाइपोथैलेमस मौजूद है और उसके अलावा एक स्टॉक आ रही है। इस स्टॉक के साथ में ये हमारे पास लटका हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टॉक के ज़रिए से लटका हुआ हमें नज़र आएगा। और वो किससे लटका हुआ नज़र आएगा? वो हमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से लटका हुआ नज़र आएगा। मज़ीद अगर हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो लिखा हुआ है द पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट लोब्स। इसके दो लोब्स यानी कि दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। वन ऑफ विच अपीयर्स ग्लैंडुलर एंड इज कॉल्ड द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और एडिनो हाइपोफाइसिस। एक ग्लैंडुलर दाने की तरह है और वो जो है हमारे पास एंटीरियर यानी कि सामने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पिट्यूटरी लोब कहलवाएगा, या उसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहेंगे। एडिनो हाइपोफाइसिस कह रहे हैं, एडिनो यानी कि अंडर, हाइपोफाइसिस मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये वही हार्मोन्स रिलीज करता है जिन्हें खुद पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो एंटीरियर लोब से हासिल होने वाले हार्मोन्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ही हार्मोन्स होते हैं खुद के। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा लोब है जो फाइब्रियस है, जो ग्लैंडुलर नहीं होता, फाइब्रस का बना हुआ है, और उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब कह रहे होते हैं, या दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस कह रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर लफ्ज़ मौजूद है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो ये नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ होता है और नर्वस सिस्टम का हमारा हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स जो होते हैं वो इस न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास आते हैं। यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस जो हिस्सा है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है, इसके पास खुद के हार्मोन्स नहीं होते। वो हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस के, जो कि ये स्टोर करेगा फिर उन्हें रिलीज़ कराएगा। और वो दो हार्मोन्स है एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ये याद रखिएगा कि न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स खुद के नहीं होते। एडीएच और जो ऑक्सीटोसिन है ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में से, रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड में से होगा, पोस्टीरियर लोब में से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से होगा। मज़ीद अगर हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के बारे में, जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहा गया है, तो लिखा हुआ है द एंटीरियर पिट्यूटरी इज़ एन इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक इंडिपेंडेंट खुद से काम करने वाला एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट प्रोड्यूस एटलीस्ट 7 एसेंशियल हार्मोन्स। इसमें से कम 7 हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। 7 जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इनके हार्मोन्स की खास बात है, वो खास बात क्या है? लिखा हुआ है मैनी ऑफ विच स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ देयर टारगेट ऑर्गन्स एज वेल एज प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ अदर हार्मोन्स फ्रॉम एडिशनल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कि इसके जो हार्मोन्स है पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, एडिनो हाइपोफाइसिस के, ये एक तो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ टारगेट ऑर्गन्स की ग्रोथ का, और उसके अलावा दूसरा ये काम कर रहे होते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स को प्रोड्यूस ये करा रहे होते हैं। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं उनके कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे जब तक कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के हार्मोन्स नहीं आएंगे। तो जो हार्मोन दूसरे को स्टिमुलेट कराए, जो हार्मोन दूसरे को बोले और फिर दूसरा ग्लैंड अपने हार्मोन्स को निकाले, ऐसे को हम ट्रोपिन्स या ट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। मिसाल समझिएगा कि थायराइड ग्लैंड जो हमारी गर्दन में लोकेटेड होता है, थायराइड ग्लैंड तब तक अपने हार्मोन्स को नहीं निकालेगा जब तक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करता। थायराइड स्टिमुलेटिंग एक हार्मोन आएगा, उसके बाद थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को निकालेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, आकर बोलेगा थायराइड ग्लैंड को, तब थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को निकालेगा। तो जो हार्मोन किसी को स्टिमुलेट कराए उन्हें
ट्रोपिक या ट्रोपिन्स हम कह रहे होते हैं। यही बात लिखी हुई, ट्रोपिक हार्मोन्स एक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द टारगेट ग्लैंड्स। तो इन्हीं का यही काम कि ये स्टिमुलेट करेंगे दूसरे ग्लैंड को ताकि वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करें। अब हम नामों का जिक्र करते हैं। पहला हमारे पास हार्मोन मौजूद है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH। इसका काम कहाँ पर होगा? इसका काम एड्रेनल ग्लैंड पर होगा। ये एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है? ये किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड होता है और इस एड्रेनल ग्लैंड के भी दो हिस्से होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करेगा ताकि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को प्रोड्यूस करे। ये ज़हन में रखिएगा कि एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन खुद किसी के आने पर स्टिमुलेट होता है, खुद किसी के आने पर ये रिलीज होता है। वो हमने डिस्कस किया था, हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन आएगा जो कि है हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन के आने के बाद ACTH रिलीज होगा और ACTH जाकर के एड्रेनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा और फिर एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है फिर वो रिलीज होंगे। यानी पहले ये आएगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, ये रिलीज होगा, फिर आगे एक और को स्टिमुलेट करेगा। अब हम बात करते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में जिसका नाम है MSH। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करेंगे तो ये क्या करेगा? ये मेलेनिन पिगमेंट की जो प्रोडक्शन है, सिंथेसिस है, उसे जो है ये एक तो सिंथेसिस करेगा, उसकी प्रोडक्शन करेगा, दूसरा डिस्पर्शन यानी उसके फैलाव का काम करेगा। मेलेनिन जो है हमारे पास सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, उनका नाम है मेलेनोसाइट, जो हमारी स्किन में मौजूद होंगे। लेकिन मेलेनोसाइट्स तब तक अपने पिगमेंट को, कलर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब तक कि मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं पहुंचता। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसे इनहिबिट करना, ये काम हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस के एक हार्मोन का जिसको हमने जिक्र किया था, मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जिसको सोमेटोट्रोफिक हार्मोन कहा गया है STH। ये क्या करेगा? ये हमारे मसल्स की, बोन्स की और बॉडी के बाकी हिस्सों की ग्रोथ कराने का काम करेगा। अब ये ज़हन में होना चाहिए, ये ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज होगा? जब हाइपोथैलेमस का ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा तब ये रिलीज होगा, और जब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा तब ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो फिर वो ग्रोथ कराने का काम करेगा। आगे बात करें प्रोलैक्टिन के बारे में। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करेगा। मेमोरी ग्लैंड्स हमारे पास जो है हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि मिल्क को प्रोड्यूस कराने का काम करते हैं। इन मेमोरी ग्लैंड्स की ही वजह से हमें मेमल्स कहा जाता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन मिल्क को तब तक प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब तक कि प्रोलैक्टिन नहीं आएगा। प्रोलैक्टिन आएगा तो मिल्क जो है प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि थायरोक्सिन रिलीज हो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये भी हमारे पास हाइपोथैलेमस पर डिपेंड करता है। प्रोलैक्टिन भी इसी तरह से हाइपोथैलेमस पर डिपेंड करेगा। जिसे आप देख रहे हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन मौजूद है जो प्रोलैक्टिन को सीक्रेट होने नहीं देगा, और इसी तरह से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी आप यहाँ देख सकते हैं जो TCH को रिलीज कराने का काम करेगा। फिर हम एक और हार्मोन का डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये किस पर काम करेगा? ये गोनाड्स पे काम करेगा। गोनाड्स हमारे पास जो है हमारे टेस्टिस और ओवरीज होते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और ओवरीज फीमेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब टेस्टिस और ओवरीज जो हैं ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। किस तरह से? जैसे टेस्टिस एक हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा जो कि होता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है। और उसके अलावा ओवरीज जो हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं उसका नाम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ये ध्यान में रखिएगा कि जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टिस में से, ये मेल हार्मोन है। इसका काम मेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना होता है। बॉडी हेयर आ जाएंगी, उसके अलावा आवाज़ भारी हो जाएगी, तो ये सारा टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और इसी तरह से एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन है जो फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराएगा। प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, तो ये जो है ओवरीज में से रिलीज हो रहा है। और हम कह रहे हैं एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि इनको रिलीज कराने का काम करेगा। उसके अलावा एक और हार्मोन हमारे पास मौजूद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेनली ये जो है किस चीज़ पर असरअंदाज होगा? ये डेवलपमेंट कराएगा। लेकिन किसकी डेवलपमेंट कराएगा? ये ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराएगा। ओवेरियन फॉलिकल्स ये ओवरी से रिलेटेड एक पार्ट होता है। ये फीमेल के अंदर मौजूद होती है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में।
इसे डेवलपमेंट कराने का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होगा। मेल्स के अंदर भी ये रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मेल्स में क्या करेगा, मेल्स में ये डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म कराएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों को गोनेडोट्रोफिन्स कहा जाता है क्योंकि ये गोनेड्स पर असर करते हैं। तो लिखा हुआ है बिकॉज दे स्टिमुलेट द एक्टिविटीज ऑफ मेल एंड फीमेल गोनेड्स, ये मेल और फीमेल गोनेड्स पर असरअंदाज हो रहे हैं तो इन्हें गोनेडोट्रोफिन्स कहा जा रहा है। ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों को गोनेडोट्रोफिन्स कहा जा रहा है और वजह वही कि गोनेड्स पर असरअंदाज होंगे। अब हम जिक्र करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस है। अब हमने ये भी जिक्र किया न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के हार्मोन्स को अपने पास रख रहा है, यानी कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को अपने पास स्टोर करता है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंटेन द एंडिंग ऑफ टू टाइप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स whose cell bodies are found in the hypothalamus। तो यहाँ पर ये बात मौजूद है, कुछ सेल्स हैं हमारे पास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो कि होते तो हाइपोथैलेमस में हैं, लेकिन उनका जो आखिरी हिस्सा होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाता है। तो इस वजह से ये होगा कि जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के होंगे वो हाइपोथैलेमस में से रिलीज होंगे, लेकिन वो जा कर के कहाँ पर स्टोर होंगे, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होंगे, क्योंकि उनका आखिरी हिस्सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। अब इसके बारे में मज़ीद लिखा हुआ है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ये दोनों जो हैं इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है इसके बारे में, इनके नामों के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच लिटरली मीन हार्मोन दैट प्रिवेंट्स यूरिनेशन, वो हार्मोन जो कि यूरिन होने को रोकता है। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये यूरिन होने को कैसे रोकेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन दरअसल तब रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है एब्जॉर्ब करना होता है। हमारी बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो यूरिन कम बनेगा, यानी एक ऐसा हार्मोन जो यूरिन को बनने नहीं देता। और यूरिन जब नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में पानी वापस आएगा और हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से बच जाएगी। वरना अगर हमारी बॉडी में यूरिन बन जाएगा, हमारी बॉडी में से वैसे ही वाटर लॉस हो चुका है, तो हमारी बॉडी में से मज़ीद और पानी चला जाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है ADH causes more water to be reabsorbed from the urine and return in the body। तो ADH की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर यूरिन में से हमारी बॉडी में वापसी आ जाएगा। By increasing the permeability to water of collecting duct of nephrons in the kidney, और ये कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर को हासिल करेगा। और कलेक्टिंग डक्ट में से कैसे हासिल करेगा, कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी वाटर के लिए बढ़ा देगा, यानी कि वो वाटर को ज़्यादा अलाउ कर सके। अब अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन हैज़ टू प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसके दो काम होंगे। कौन से काम होंगे? पहला काम लिखा हुआ है इट स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। पहला काम तो ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या है और कब होगी? लिखा हुआ है ड्यूरिंग लेबर। लेबर से मुराद है चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है तो बच्चा जिस हिस्से में से निकल रहा होता है उसका नाम होता है यूटेरस। अगर यूटेरस जो है हमारे पास बड़ा मौजूद होगा, यूटेरस की साइज़ ज़्यादा होगी तो बच्चे की आने के लिए उतनी मुश्किल होगी। तो यूटेरस की साइज़ छोटी होगी तभी बच्चा वहाँ से आ सकेगा। तो लिखा हुआ है कि यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा लेबर के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान, ताकि बच्चा जो है आसानी से आ सके। और उसके अलावा इसका दूसरा काम कहाँ पर होगा? यूटेरस के अलावा इसका दूसरा काम मेमोरी ग्लैंड्स पर होगा। तो लिखा हुआ है कि स्टिमुलेट ब्रीस्ट टिश्यू, मेमोरी ग्लैंड्स पर असरअंदाज होगा और उनकी कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा टू प्रोमोट लैक्टेशन, ताकि लैक्टेशन हो सके। लैक्टेशन का मतलब है कि मिल्क का रिलीज़ होना। तो ये मिल्क को रिलीज़ कराने का भी काम करा रहा है ऑक्सीटोसिन, मिल्क को रिलीज़ कराने का और यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराने का। मिल्क को रिलीज़ कराने का, लैक्टेशन का काम कब करेगा? चाइल्ड बर्थ के बाद। उसके अलावा मज़ीद लिखा हुआ एडिशनली सर्विंग एज अ केमिकल मैसेज इन द ब्रेन। ब्रेन में हार्मोन के अलावा इसका एक और काम ये मौजूद है, इट प्लेज सिग्निफिकेंट पार्ट इन सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन और इंसान के बिहेवियर में भी इसका काम होता है। इंसान के बिहेवियर में और सोशल इंटरेक्शन में किस तरह से दरअसल ये हार्मोन हमें हैप्पी रखने का काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन तब भी रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में जब हम खुश होते हैं, यानी कि कोई करीबी दोस्त हमें मिल गया, हमारी फैमिली हमसे मिली हुई है, कोई गले लगाता है, तो उस दौरान भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और ये हमें खुश करने का काम करता है और एक अच्छा सा एहसास दिलाने का काम भी इसी ऑक्सीटोसिन का होता है। अब हम इन बुक में मौजूद तस्वीरों को डिस्कस करते हैं ताकि आपको इन हार्मोन्स का मज़ीद समझ में आ जाए। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारे पास इस पोस्टीरियर लोब के बारे में, पोस्टीरियर लोब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑक्सीटोसिन यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑक्सीटोसिन के काम कहाँ पर हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं।
एक तो ब्रीज डक्ट कंट्रक्शन कराएगा मिल्क को इजेक्ट कराने के लिए, मिल्क को रिलीज कराने के लिए। दूसरा यूटेरस के मसल्स की कॉन्ट्रक्शन कराएगा। एडीएच की अगर हम बात करेंगे तो एडीएच हमारे रेनल वाटर को एब्जॉर्ब कराने का काम करेगा। प्रोलैक्टिन की बात करेंगे तो लिखा हुआ है कि ये ब्रीज मिल्क की फॉर्मेशन कराएगा। और प्रोलैक्टिन की बात करेंगे तो ये हमारे पास इस एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में से रिलीज होगा। फिर अगर हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में तो ये बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ की ग्रोथ कराएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करेंगे तो ये टेस्टिस पर असरअंदाज करेगा। जब टेस्टिस पर असरअंदाज करेगा तो टेस्टोस्टेरोन बनाएगा और टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्म की फॉर्मेशन कराएंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में तो ये जो है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ कराएगा जो ओवरीज पर असरअंदाज होगा और जो है हमारे पास ओवम की फॉर्मेशन कराएगा, एग की फॉर्मेशन कराएगा। और उसके अलावा स्टेरोजिन जो है वो भी रिलीज़ होगा। तो ये जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से रिलीज़ हो रहे हैं। अगर हम एसीटीएच की बात करेंगे ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज़ कराएगा जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और वाटर वगैरह की जो है मेटाबॉलिज्म कराएंगे। अगर हम बात करेंगे टीएसएच के बारे में तो टीएसएच जो है ये कहाँ पर असरअंदाज होगा, ये थायराइड ग्लैंड पर असरअंदाज होगा और थायराइड हार्मोन्स को रिलीज़ कराने का काम करेगा। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ हार्मोन्स है जो कि यहाँ पर डिस्कस किए गए। इसी को एक और तस्वीर में भी डिस्कस किया गया है जो कि आपकी बुक में यहाँ पर मौजूद है। इस तस्वीर के अंदर आप पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब इन दोनों को देख सकते हैं। पोस्टीरियर लोब की दोबारा से हार्मोन्स इसी तरह से डिस्क्राइब किए गए हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी पर असरअंदाज हो रहा है और क्या काम करेगा। ऑक्सीटोसिन ये मसल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स और यूटेरस पे असरअंदाज होगा। उसके अलावा ब्लू कलर से जितना भी जाहिर किया गया ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच को रिलीज़ कराएगा, थायराइड ग्लैंड पर असर होगा। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच ये रिलीज़ होगा और एड्रेनल कॉर्टेक्स पर असरअंदाज होगा। जीएच ग्रोथ हार्मोन ये हमारे मसल्स पर और बोन्स पर असरअंदाज होगा। उसके अलावा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन ये हमने जैसे कि डिस्कस किया टेस्टिस और ओवरीज पर असरअंदाज होगा। प्रोलैक्टिन जो है हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स पर असरअंदाज होगा मैमल्स के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन कराने के लिए। और उसके अलावा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये हमारे पास मेलेनोसाइट्स पर असरअंदाज होगा। एम्फीबियन के, मेमल्स के, हम सब के मेलेनोसाइट्स पर असरअंदाज होगा और फिर ये मेलेनिन यानी एक पिगमेंट को रिलीज़ कराने का काम करेगा। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा, हम जितना ज़्यादा धूप में जाते हैं उतना ज़्यादा हमारा रंग काला पड़ता है। उसकी वजह भी ये है कि मेलेनिन जो है ये जो पिगमेंट है जो मेलेनोसाइट से निकलता है ये पिगमेंट ना सिर्फ हमें रंग दे रहा है बल्कि सूरज की रेडिएशन से भी बचाता है। तो जब भी हम लोग सन का सामना करें, धूप में मौजूद है, सूरज की रेडिएशन पड़ रही है, हमारी बॉडी को पैगाम पहुंचेगा, मेलेनोसाइट्स को पैगाम पहुंचेगा, वो और एक्टिव होंगे और ज़्यादा जो है ये मेलेनिन को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे ताकि हमारी बॉडी बच सके और इसीलिए हमारा रंग भी ज़्यादा डार्क हो जाता है बाहर धूप के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।